हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे हिस्ट्री जीके। लगभग इस वीडियो में हमने 21 जीके कंप्लीट किया है, तो आप भी वीडियो को अंत तक देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जजिया क्या था? जजिया क्या था? आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर, ऑप्शन बी गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर, ऑप्शन सी मुसलमानों द्वारा अधिकृत भूमि पर लगाया गया कर, या ऑप्शन डी सिंचाई कर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर। जो जजिया था वो एक प्रकार का कर था और इसे लगाया गया था गैर मुसलमानों पर। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जजिया कर जो है भारत में सबसे पहले किसने लाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, मुहम्मद बिन कासिम ने। जो जजिया कर है उसे सबसे पहले भारत में लागू किया था मुहम्मद बिन कासिम ने, सिंध प्रांत के देवल में। याद रखिएगा, सिंध प्रांत के देवल में। लेकिन दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो दिल्ली में सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया था? तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के पति का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी युवराज भोजराज, ऑप्शन सी सरदार वीरमदेव, या ऑप्शन डी राजा मालदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युवराज भोजराज। युवराज भोजराज ही मीराबाई के पति थे। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि युवराज भोजराज की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1531 में। याद रखिएगा दोस्तों, युवराज भोजराज की मृत्यु हुई थी 1531 में। और ये किनके पुत्र थे? तो युवराज भोजराज राणा सांगा के पुत्र थे। याद रखिएगा, राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक कौन था? भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बाबर, या ऑप्शन डी तैमूर लंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दोस्तों मैं ये आंसर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो एग्ज़ाम होता है उसमें आयोग द्वारा इसी आंसर को लिया जाता है। लेकिन आप जब भी अधिक और आंसर देखिएगा तो इसमें भारत में जो मुस्लिम शासन के संस्थापक उसे मोहम्मद गौरी को माना गया है। तो देख लीजिएगा आप ऑप्शन के हिसाब से कि आप कौन सा करना चाहेंगे। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं रहेगा और मोहम्मद गौरी रहेगा तो उसे कीजिए, अगर दोनों हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कीजिए। भारत में जो मुस्लिम शासन का संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों तुर्किस्तान का। याद रखिएगा, तुर्किस्तान का। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो तुर्किस्तान का निवासी था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दास वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। दास वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था तो कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन, गयासुद्दीन बलबन। दास वंश जिसे गुलाब वंश भी बोला जाता है, इसका प्रभावशाली शासक था बलबन, जिसे गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता है। और इसका वास्तविक नाम है बहाउद्दीन बलबन। याद रखिएगा दोस्तों, बहाउद्दीन बलबन इसका वास्तविक नाम है। इसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने सिद्धांत दिया। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अद्वैत वेदांत का, ऑप्शन बी द्वैत वेदांत का, ऑप्शन सी द्वैत अद्वैत का, या ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्वैत वेदांत का। जो शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया है जिसमें पर ब्रह्म के स्वरूप को बताया गया है। अद्वैत वेदांत में पर ब्रह्म के स्वरूप को बताया गया है और ये केवल एक विचारधारा है। याद रखिए दोस्तों, अद्वैत वेदांत एक विचारधारा है जिसमें पर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला शासक थी। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इजी भी है। तो प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान। और इससे और क्वेश्चन बनता है कि रजिया सुल्तान के और कौन कौन से नाम हैं? तो एक है रजिया अल दीन और एक है जलालत उद्दीन रजिया। याद रखिएगा,
रजिया अल दीन व जलालत उद्दीन रजिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किससे संबंधित था? शाहनामा का लेखक जो फिरदौसी है वो किससे संबंधित था? तो ऑप्शन ए महमूद गजनवी से, महमूद गजनवी से। देखिए दोस्तों, इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है, जो शाहनामा के लेखक है वो कौन थे? तो फिरदौसी थे, फिरदौसी थे, जो कि संबंधित थे महमूद गजनवी से। फिरदौसी कौन थे? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो फिरदौसी एक फ़ारसी कवि थे, एक कवि थे जो कि फ़ारसी भाषा के थे। और इसमें देख लेते हैं महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जो कहाँ के निवासी थे? तो ये अफ़गानिस्तान से थे, अफ़गानिस्तान से, याद रखिएगा। महमूद गजनवी अफ़गानिस्तान के शासक थे और शाहनामा के जो लेखक है फिरदौसी एक फ़ारसी कवि थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम आक्रमण हुआ था। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन कासिम ने ये आक्रमण सिंध प्रांत में किया था, सबसे पहले सिंध प्रांत में किया था। और केवल 17 वर्ष की उम्र में, आयु में इन्होंने ये नेतृत्व किया था और सिंध प्रांत में इन्होंने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो ने भारत की यात्रा कब की थी? मार्को पोलो ने भारत की यात्रा कब की थी? तो मार्को पोलो ने भारत की यात्रा की थी ऑप्शन सी 1288 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों। मार्को पोलो है, ये एक राजदूत थे, व्यापारी थे और खोजकर्ता थे, तीनों थे ये। और इनका जो निवास स्थान था, मतलब ये कहाँ के निवासी थे? तो ये वेनिस गणराज्य के निवासी थे मार्को पोलो। ये व्यापारी भी थे, राजदूत थे और खोजकर्ता थे, याद रखिएगा। और इन्होंने भारत की यात्रा की थी सन 1288 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जातक। जातक में ही भगवान बुद्ध के जन्म की कथाओं का संकलन है, मतलब उसका वर्णन किया गया है। और इससे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी। अभी लुम्बिनी कहाँ है, कौन से देश में आता है ये लुम्बिनी? तो नेपाल में, याद रखिए दोस्तों, नेपाल में स्थित है लुम्बिनी, जहाँ जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। अब इक्तादारी व्यवस्था क्या होती है? तो इक्तादारी व्यवस्था वो होती है जिसमें प्रशासनिक, सैनिक व भू राजस्व व्यवस्था का संगठन, मतलब इसमें इन तीनों का कार्य किया जाता है और इन तीनों के संगठन को ही इक्तादारी व्यवस्था कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, प्रशासनिक, सैनिक और भू राजस्व, तीनों का संगठन इक्तादारी व्यवस्था कहलाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था, उसका अंतिम आक्रमण कब हुआ था? बताइए दोस्तों, महमूद गजनवी ने जो भारत में प्रथम आक्रमण है वो 1000 ईस्वी में किया था और उसका जो अंतिम आक्रमण है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में उसने जो है अपना अंतिम आक्रमण किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जहांगीर के शासनकाल में नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जहांगीर के शासनकाल में नहीं हुआ था? ऑप्शन ए खुसरो का विद्रोह, ऑप्शन बी खुर्रम का विद्रोह, ऑप्शन सी महाबत खान का विद्रोह या ऑप्शन डी बुंदेलों का विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुंदेलों का विद्रोह।
जहांगीर के शासनकाल में नहीं हुआ था वह विद्रोह था बुंदेलों का विद्रोह। बाकी तीनों खुसरो का विद्रोह, खुर्रम का विद्रोह और महाबत खान का विद्रोह जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। और जो ये बुंदेलों का विद्रोह है वो हुआ था शाहजहां के शासनकाल में, याद रखिएगा। बुंदेलों का विद्रोह हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में मनोनीत होने वाले प्रथम भारतीय थे। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में मनोनीत होने वाले प्रथम भारतीय थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास रामानुजम, याद रखिएगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में मनोनीत होने वाले प्रथम इंडियन थे श्रीनिवास रामानुजम। और अब ये इससे भी और क्वेश्चन आ सकता है कि जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है वो क्या है, तो ये था एक विज्ञान के विकास को गति देने के लिए स्थापित विद्वानों की संस्था, याद रखिएगा। विज्ञान के विकास को गति देने के लिए ये संस्था बनाया गया था और एक ये विद्वानों की संस्था थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1660 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा, 1660 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की। और प्रथम भारतीय थे जो मनोनीत हुए थे श्रीनिवास रामानुजम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बंगाल के पाल राजवंश का संस्थापक कौन था। आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल या ऑप्शन डी देवपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल। बंगाल के पाल राजवंश का संस्थापक था गोपाल, याद रखिएगा। और गोपाल के पुत्र का क्या नाम था, तो धर्मपाल, याद रखिएगा। गोपाल के जो पुत्र थे वो धर्मपाल थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था। शैतानी लोग कहा था। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था, तो ऑप्शन बी, रोलेट एक्ट पास होने के समय। रोलेट एक्ट क्या था, तो जो रोलेट एक्ट था वो एक प्रकार का काला कानून है। जो रोलेट एक्ट है उसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कानून है उसे 18 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभरे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था, याद रखिए दोस्तों। जो भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में जो उभरे राष्ट्रीय आंदोलन थे, जो अंग्रेजी सत्ता को हटाने के लिए जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे या नागरिक थे, उनको हटाने के लिए इस रोलेट एक्ट को पास किया गया था, जिसे काला कानून कहा जाता है। और 18 मार्च 1919 को इसे स्थापित किया गया था, बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अंग्रेज़ों को हरगिज निकालना नहीं चाहते, पर हम जरूर चाहते हैं कि वह हमारी नौकर होकर रहे, मालिक होकर नहीं। यह कथन किसका है, तो यह कथन था महात्मा गांधी जी का, याद रखिएगा। हम अंग्रेज़ों को हरगिज़ निकालना नहीं चाहते बल्कि वो हमारे नौकर बनकर रहे, ये किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। यही इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार होने में सबसे बड़ी बाधा कौन था। अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार होने में सबसे बड़ी बाधा कौन था, तो मलिक अंबर था, याद रखिएगा दोस्तों, मलिक अंबर, जिन्होंने गोलकुंडा और बीजापुर के नागरिकों को मिलाकर एक संघ स्थापित किया था और मुगलों के अधिकार और ब्रिटिश अधिकारों को ख़त्म करने के लिए एक संघ स्थापित किया था और उन्हें आगे बढ़ने से रोका था मलिक अंबर ने। मतलब अहमदनगर पर मुगलों के अधिकार में सबसे बड़ी बाधा मलिक अंबर ने लाया था, जिसे मुग़ल और ब्रिटिश को पीछे हटना पड़ा था। और इन्होंने गोलकुंडा और बीजापुर को मिलाकर एक संघ स्थापित किया था, याद रखिएगा। मलिक अंबर ने ही मुगलों के अधिकार होने में सबसे बड़ी बाधा था, मुगलों को अधिकार करने नहीं दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदनगर की। याद रखिए दोस्तों, जान बीबी अहमदनगर की शासिका थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना या खालसा पंथ किसने शुरू किया था? खालसा पंथ की स्थापना या इसे किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए गुरु नानक देव ने, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। याद रखिए दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। दिल्ली के महरौली में लौह स्तंभ पर किसके बारे में विवरण अंकित है? दिल्ली के महरौली में लौह स्तंभ पर किसके बारे में विवरण अंकित है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। इसका जो आंसर रहेगा उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जीके वाली क्लास में ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।